अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैर से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके हाजिर होऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जी कनाडा में आके जो है आप अपना पहला घर कैसे ले सकते हैं और बेसिकली मैं किस प्रोसेस से गुजरा था, जिसको यूटिलाइज़ करके मैंने मिनिमल डाउन पेमेंट के साथ अपना पहला घर लिया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें मैं स्टेप वाइज आपको वॉक थ्रू करूंगा कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अपना पहला घर लेने के लिए। ठीक है जी, तो वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों में से जितने भी इमिग्रेंट्स आते हैं उनका ये ड्रीम होता है कि जी अपना घर लेना है, ठीक है। लेकिन हम में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते या पहला स्टेप लेने से भी घबराते हैं कि वो कहते हैं जी डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में गाइड करूंगा जिसमें जो है आपको अपना पहला घर लेने के लिए डाउन पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बेसिकली, ठीक है। और उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए जो है वो मैं आपको डिटेल से वॉक थ्रू करूंगा बेसिकली। अच्छा, ये तो बताना ही भूल गया, इस प्रोग्राम का नाम है अफोर्डेबल होम ओनरशिप प्रोग्राम रीजन ऑफ वाटरलू। तो आइए इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले जो है वो आप अपना ब्राउज़र खोलें, क्रोम ले लें या फायरफॉक्स ले लें, कोई भी ब्राउज़र हो उस पर आप गूगल टाइप करें और जो है वो गूगल खोलें। गूगल पे आपने सर्च करना है AHO रीजन ऑफ वाटरलू विच इज़ अफोर्डेबल होम ओनरशिप प्रोग्राम विच इज़ ऑफर्ड बाय रीजन ऑफ वाटरलू। सो आप उस पर क्लिक करें, ठीक है जी। और उसके बाद जो है आप देखें फंडिंग टू हेल्प बाय अ होम, ये वाली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। तो इसमें जो है ये रीजन ऑफ वाटरलू के आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट में जो है सारी डिटेल्स हैं अफोर्डेबल होम ओनरशिप प्रोग्राम विच इज़ बीइंग ऑफर्ड बाय रीजन ऑफ वाटरलू टू हेल्प सपोर्ट यू बाय योर फर्स्ट हाउस। सो बेसिकली इसकी समरी ये है कि हम में से जितने भी न्यू कमर्स आते हैं कनाडा में जो अपना पहला घर लेना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा हर्डल जो है वो घर बाय करने के लिए यही होता है कि जी डाउन पेमेंट कहाँ से आएगी। तो बेसिकली रीजन ऑफ वाटरलू आपको हेल्प करता है वो इनिशियल 5% डाउन पेमेंट जो आपको घर बाय करने के लिए चाहिए होती है। रीजन ऑफ वाटरलू आपको वो पैसे देता है और वो पैसे एज अ लोन देता है और वो पैसे एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन देता है। उसका फिर कुछ क्राइटेरिया होता है कि उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिस पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो आपको वो पैसे मिल जाते हैं जो आप अपने घर की डाउन पेमेंट में डाल सकते हैं और अपना पहला घर खरीद सकते हैं। आइए चलिए इसकी डिटेल में चलते हैं। इस वेबसाइट पे वैसे अगर आप चले जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स खुद मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि मैंने खुद इस प्रोग्राम से गो थ्रू हुआ हूँ, ये प्रोग्राम जो है वो मैंने खुद अप्लाई किया था और अपना पहला घर लिया था, तो मैंने कहा आपको डिटेल से वॉक थ्रू कर दूँ। अच्छा, सबसे पहले जी हु इज़ एलिजिबल टू क्वालिफाई, यू मस्ट बी बाइंग अ होम इन वाटरलू रीजन ऑफ कोर्स। तो अगर आपको इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करना है डेफिनेटली यू हैव टू बी living in Waterloo region for at least 1 year, ठीक है जी। have a household income of up to 101,300। तो आपकी जो मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम है वो $101,300 होनी चाहिए। इससे नीचे होगी तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है, और इतनी होगी तब भी आप एलिजिबल हैं। इससे ज़्यादा होगी तब आप एलिजिबल नहीं होंगे इस प्रोग्राम के लिए। बी एट लीस्ट 18 years old एंड रेंटिंग, ऑफ कोर्स अभी ज़रूरी है, आप अपना घर तभी ले रहे हैं क्योंकि आप रेंट कर रहे हैं, तो ये कि आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए। हैव रेजिडेंट इन वाटरलू फॉर एटलीस्ट द लास्ट ईयर। तो अगर आप वाटरलू रीजन के रेजिडेंट हैं, पिछले एक साल से वाटरलू रीजन में रेंट कर रहे हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं बेसिकली कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप करंटली आपने ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, ठीक है, और आपको अपना घर लेना है, ठीक है, और बाकी सारी रीजन्स जो हैं इस तरह का प्रोग्राम ऑफर नहीं करती हैं, तो आप डेफिनेटली ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि आप इंस्टेड ऑफ रेंटिंग आउट एल्सवेयर यू कम डाउन टू वाटरलू रीजन। अब वाटरलू रीजन के अंदर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ आ जाती हैं जिसमें आपका वाटरलू सिटी इटसेल्फ है, कैम्ब्रिज है, किचनर है और उसके सराउंडिंग एरियाज हैं, ठीक है। वो जब आप मैप पे सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसमें मज़ीद डिटेल्स के लिए जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी अफोर्डेबल होम ओनरशिप फैक्ट शीट। तो अब हम इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये फैक्ट शीट खोल ली है, तो जो है इससे मैं आपके साथ डिटेल में गो थ्रू करता हूँ। इसमें बेसिकली डिटेल रखी हुई है कि भाई एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, ठीक है। तो
अब थोड़ा सा इसमें आप नीचे मूव करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको बीइंग एबल टू क्वालिफाई फॉर अ मॉर्गेज। तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि भाई जब आपको ये डाउन पेमेंट मिलेगी तो आपकी इस घर की मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मॉर्गेज का प्री अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो है जी, हैव अ मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम ऑफ 101,300, मतलब आपकी इनकम जो है वो 101,300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी और इससे कम हो सकती है। आपको कम से कम 18 साल का होना चाहिए और करंटली आपको रेंट करते होना चाहिए, और आपको एटलीस्ट लास्ट 12 महीने से या लास्ट 1 साल से जो है वो वाटरलू रीजन का रेजिडेंट होना चाहिए। अगेन एज ए सेड, अगर आप नहीं रह रहे करंटली वाटरलू रीजन में और आप रेंटिंग कर रहे हैं कहीं और, तो आप कंसिडर कर सकते हैं वाटरलू रीजन में मूव करना, जस्ट बिकॉज आप 1 साल के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे तो उसकी एक शर्त ये भी है कि आप करंटली कोई और घर ऑफ कोर्स आपका नहीं है, बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, और किसी और घर में आपका हिस्सा भी नहीं है, आपका उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तीसरे नंबर पे जो है, आप किसी और कम्युनिटी हाउसिंग लैंडलॉर्ड को या किसी रेंटर को या किसी भी लैंडलॉर्ड को आप पैसे ओन नहीं करते। और फिर एक और जो है पॉइंट ये है कि आप लीगल रेजिडेंट ऑफ कनाडा हो, जिसमें या तो फिर आप सिटीजन हैं या फिर आप पीआर हैं। एंड वेरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज़ के आप ये घर जो है वो सिर्फ अपने रहने के लिए ले रहे हैं, किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए या किसी को और को रेंट आउट करने के लिए आप जो ये घर नहीं ले रहे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले वो कह रहे हैं गो टू योर बैंक और अ मॉर्गेज लेंडर एंड टॉक टू समवन टू सी इफ़ यू क्वालिफाई फॉर अ मॉर्गेज। तो आपने सबसे पहले अपने आप को ये मेक श्योर करना है कि आप मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने अपने आप पे भी अप्लाई किया था। बेसिकली मैं यहाँ पे टीडी बैंक है, मैं उनके पास चला गया और मैंने कहा मैं मॉर्गेज का प्री अप्रूवल देख रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया जी, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री निकाली और उन्होंने मुझे बताया कि जी आप इतनी वैल्यू के घर लेने के लिए प्री अप्रूव्ड हैं। वो सारा प्रोसेस क्या होता है वो डिटेल जो है वो आपको खुद समझ आ जाएंगी जब उस प्रोसेस से आप गुजरेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको टीडी कॉल करनी है या खुद टीडी बैंक चले जाना है या किसी और बैंक चले जाना है, जो भी बैंक आपको सूटेबल है उस बैंक को चले जाना है और आपने उधर मॉर्गेज ब्रोकर से बात करनी है और उसे कहना है जी मैं जो हूँ वो वाटरलू रीजन के इस अफोर्डेबिलिटी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैं प्री अप्रूवल मुझे भी चाहिए, ठीक है जी। हाउ टू गेट एन एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स जिस वेबसाइट से मैंने ये फॉर्म खोला है, ठीक है जी, फैक्ट शीट वाला, उसी वेबसाइट पे जब आप वापस जाएंगे तो आपको एक नीचे लिंक नज़र आएगा ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का, ठीक है जी। तो वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद जो है वो फॉर्म फिल करके ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप या तो उनको ईमेल कर सकते हैं फॉर्म इस ईमेल एड्रेस पे AHO@regionofwaterloo, या फिर इन्होंने जो डिटेल्स दी हैं इस पे आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट इंक्लूड विद योर एप्लीकेशन। अब ये वाले डॉक्यूमेंटेशन आपको लाजमी चाहिए जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हो। ऑफ कोर्स सबसे पहला ये है कि जी मॉर्गेज प्री क्वालिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आप किसी बैंक जाएंगे जहाँ आपकी वो पूरे क्या कहते हैं उसे चट्टे कट्टे खोलेगा और आपका पूरा जो है वो फाइनेंशियल डाटा लेगा और फिर उसके बाद जो है वो आपको बताएगा जी आप इतने वैल्यू के घर के लिए प्री अप्रूव है, ठीक है जी। दूसरा फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन, आपने कोई भी अपना फ़ोटो आईडी दिखाना है या उसकी कॉपी लगानी है, जिसमें आपका ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है, स्टेटस जिसमें आपका PR कार्ड हो सकता है या अगर आप सिटीज़न है ऑफ कोर्स तो आपका क्या कहते हैं पासपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है जी। प्रूफ ऑफ एज, आपकी प्रूफ ऑफ एज ऑफ कोर्स आपके ड्राइवर्स लाइसेंस पे भी मेंशन होती है, लेकिन अगर आपने ड्राइवर्स लाइसेंस ऑलरेडी किसी और के लिए प्रूफ के लिए दे दिया तो मे बी आप कोई और ऐसा आइडेंटिफिकेशन यूज़ करें जिसमें आपकी एज नज़र आ रही हो, ठीक है जी। दूसरे प्रूफ ऑफ लिविंग इन रीजन ऑफ वाटरलू। ऑफ कोर्स इसमें क्या है भाई, आप उस घर के बिल निकाल के ले आए जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर के हाइड्रो बिल निकाल के ले आए, उसके रेंट के बिल निकाल के ले आए। अगर आप किसी बिल्डिंग में रेंट आउट कर रहे हैं तो उससे पता लग जाएगा जी कि आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। या फिर आप किसी अपने बैंक की स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, जो स्टेटमेंट जो है वो उस एड्रेस पे आती है तो वो भी बता देते हैं कि भाई ये आपका एड्रेस है, ठीक है जी। बैंक वेरिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एसेट। एक्चुअली वेरिफिकेशन फॉर्म जो है इसमें क्या होगा जी, ये जो पेजेस 11 और 12 हैं ये इस एप्लीकेशन का हिस्सा है। आपने क्या करना है कि उसको फिल आउट करना है और अपने बैंक के पास जाना है और वहाँ पे बैंक जो है वो इस चीज़ को आपके लिए वेरीफाई करता है। उसके बाद जो है वो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन है। अगेन
ये आपको हर हाउस होल्ड मेम्बर के लिए करना है जो डिपेंडेंट नहीं है। यानी अगर आपके बच्चे हैं जो 16 साल से छोटे हैं ऑफ कोर्स, तो उनका नहीं करना, लेकिन अपना फॉर एग्जांपल, और आप अगर अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं तो उनका जो है वो आपको ये एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म करना है। इस पर लिखा है पेज 13 और 14। इसमें अगेन आप अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भरेंगे, ठीक है जी। और अगर फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी वाइफ और या कोई दूसरा बंदा जो हाउस होल्ड में रह रहा है, जो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसकी कोई इनकम भी नहीं है, तो आप डिक्लेरेशन ऑफ नो इनकम वाला फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इनकम ऑफ एसेट्स, ये अगेन ये सारा एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है उसमें कंप्लीट डिटेल से आपको गाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो उसमें लिखा हुआ है जी, फॉर ईच हाउस होल्ड मेंबर 16 ईयर्स ऑफ एज और ओल्डर एक्सक्लूडिंग डिपेंडेंट, इसमें आपको इनकम और एसेट्स उनकी दिखानी होंगी। अटैच द कॉपीज ऑफ वेरीफाइंग सोर्सेज अमाउंट ऑफ ऑल इनकम। तो इस अभी यहाँ पे जो आपसे पूछा था वो ये था कि बैंक वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन है, ये उसके अलावा जो है आपकी इनकम एसेट्स है। जब आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो नोटिस ऑफ असेसमेंट है। ऑफ कोर्स आप कनाडा में रहते हैं, हर साल आप अपने टैक्सेस करते हैं, तो आपको हर साल जब आप टैक्सेस सबमिट करते हैं तो आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट आता है, तो आपको उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि अगेन ये आपको अपने लिए करना है और अपनी वाइफ के लिए करना है, और मज़ीद अगर कोई नॉन डिपेंडेंट पर्सन आपके साथ रह रहा है, ठीक है जी। तो इसमें मोस्ट रिसेंट लगानी है। तो अगर आप 2022 में कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो पिछले साल की उसकी लगानी है। ओके, तो उसके बाद ये मज़ीद गाइडलाइन आपको देता है कि जी द टाइप ऑफ होम यू कैन बाय। तो वो कह रहे हैं कि जी सिंगल फैमिली होम भी ले सकते हैं, सेमी डिटैच भी ले सकते हैं, टाउन हाउस भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, 5,06,000 से ज़्यादा का घर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप रीसेल होम ले रहे हैं, कॉन्डो या पहले मतलब रीसेल मतलब ये कि नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इंश्योरर को बुलाना पड़ेगा और उसकी इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी, ठीक है जी। तो वो जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी आपकी एप्लीकेशन में जाएगा जब आपको डाउन पेमेंट मिलने से पहले, ठीक है जी। हम इसमें मज़ीद डिटेल लिखी हुई है कि किस किस्म का आप घर ले सकते हैं, कौन सा घर अलाउड नहीं है। मैं आपको ज़रा प्रोग्राम से डिटेल में वॉक थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि एनीवन हु मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। एप्लीकेशन आर एक्सेस अप्रूव्ड बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड एज लिस्टेड ऑन पेजेस 1 and 2। जब हम पेजेस 1 and 2 जिससे हमने अभी गो थ्रू किया है, अगर आप सारे क्राइटेरिया, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस थिंग आप मीट करते हैं, तो जो है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई ना, तो उसके बाद जो है वो एनीवेयर फ्रॉम 3 to 6 months लगते हैं आपका नाम ऊपर आने के लिए, जब आपको वो जो डाउन पेमेंट है वो अवेलेबल होती है, ठीक है जी। लेकिन मेन चीज़ अप्रूवल लेना, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा भाई ठीक है अब 3 to 6 विदिन 3 to 6 मंथ जो है वो मुझे डाउन पेमेंट अवेलेबल हो जाएगी, तो मैं घर देखना शुरू कर दूँ। कि जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी मीट हो जाएगी तो आपको क्या होगा जी, आपकी एप्लीकेशन जो है वो वेटिंग लिस्ट में चली जाएगी और उसके बाद जो है ये आपको फंडिंग अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो जब फंडिंग आपको जैसी अवेलेबल होती है उसके बाद जो है वो आप घर देखना शुरू करते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है जिसमें आप घर ख़रीदते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि आपको ये लेना पड़ता है विदिन 90 days, तो आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये वेटिंग लिस्ट की डिटेल्स हैं, मैंडेटरी होम ओनरशिप ट्रेनिंग है, 5% डाउन पेमेंट देना, भाई 300 का घर है तो आपको 15,000 में देंगे, 350 का तो आपको 17,500। तो बेसिकली आपको मिनिमल डाउन पेमेंट जो यहाँ पे घर लेने के लिए चाहिए वो इट इज़ 5%। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 4.5 लाख का घर लिया और रीजन ऑफ वाटरलू ने जो है वो आपको 5% डाउन पेमेंट दी, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपका जो लोन बन रहा था वो 22,500 जो है वो रीजन ऑफ वाटरलू ने आपको दिया, ठीक है जी। तो ये कहते हैं कि जी लोन आपको हमें वापस करना है, उसका क्राइटेरिया ये होता है। अच्छा, कब वापस करना है? जब आप घर बेचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 20 साल तक घर नहीं बेचा तो ये लोन माफ़ हो जाएगा, ठीक हो गया। और जब अगर आपने उससे पहले बेचा तो किस क्राइटेरिया के तहत आप वापस करेंगे? वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो घर बाय किया था वो 4.5 लाख का था, लेकिन जब आपने रीअसेसमेंट करवाई जिस वक्त आप बेच रहे थे उस वक्त 6,30,000 उसकी वैल्यू बनी, ठीक है। तो उसकी इंक्रीज इन वैल्यू कितना हुआ? 180,000। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? आप इस इंक्रीज इन वैल्यू पे भी 5% ऐड कर देंगे, इसका भी 5% ले लेंगे और वो अपनी पुरानी डाउन पेमेंट के साथ मिला के वो टोटल वैल्यू जो है वो आप रीजन ऑफ वाटरलू को पे कर देंगे। एक फ्लिप साइड भी है, देखें वो आपके फ़ायदे में आपके साथ शरीक होना चाह रहे हैं।
लेकिन वो आपके नुकसान में भी आपका साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 5 लाख का घर लिया था उस वक्त आपको इन्होंने उस पर 5% डाउन पेमेंट दी, ठीक है, जो कि 25,000 थी। लेकिन जब आपने घर बेचना चाहा और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई फॉर एनी रीज़न, लाइक 5 लाख से 4,85,000 हो गई, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि वो जो डिक्रीज इन वैल्यू आ रहा था ना, उन्होंने उसको कैप्चर किया। ये जो 15,000 था वो डिक्रीज इन वैल्यू हुआ टोटल वैल्यू से, तो उन्होंने वो लोन अमाउंट में से माइनस कर दिया। तो अब आपको रीजन ऑफ वारडो को 25,000 नहीं बल्कि सिर्फ 10,000 वापस करने हैं। तो ये इसलिए मुझे ये प्रोग्राम बहुत ही रीजनेबल लगा। तो आगे अगर देखें तो इन्होंने और मजीद डिटेल लिखी हुई है कि भाई इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट में क्या होगा, या आप खुद रीड कर सकते हैं। अर्ली पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा लैंड ट्रांसफ़र टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से फर्स्ट टाइम होम बायर क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट है, ये क्या है, होम बायर प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। तो अब जो है वो मैं चलता हूँ एप्लीकेशन की जानिब, और एप्लीकेशन जो है वो एज ए सेट लाइक आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जो है वो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगा और मैं उस पर आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू कर दूंगा। इट्स वेरी सिंपल टू फिल आउट, बट ऑन योर एंड यू गोना मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और अगेन इस बारे में अगर आपको कोई भी किसी किस्म की भी डिटेल्स चाहिए होंगी तो मैं अपना ईमेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में आप डाल दें इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग और रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अफोर्डेबल होम ओनरशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो मैं उसमें आपको जो भी मेरी लर्निंग है उससे मैं आपको फिल इन कर दूंगा, आपकी जितनी हेल्प कर सकूंगा वो मैं करूंगा, ठीक है जी। आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कमेंट्स में भी आपको रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है जी। तो अब चलते हैं जी एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा जी, ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म खोल लिया है। शुरू में वही थोड़ा बहुत वही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फैक्ट शीट में उसके बारे में थोड़ा सा इन्होंने समराइज करके उसको लिखा हुआ है, ये आप खुद रीड थ्रू कर सकते हैं। और जब ये कर लें आप, तो आपको इस ईमेल एड्रेस पे आपको मेल करना होगा अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराने के लिए। ये सबसे ईजीएस्ट राउट है कि आप स्कैन करें और ईमेल कर दें। दूसरा ऑप्शन ये कि आप जो है इस एड्रेस पे इसको मेल करें, ठीक है जी। एप्लीकेशन चेकलिस्ट, अगर आप एप्लीकेशन भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इससे जो है वो आपको मैंने फैक्ट शीट से वॉक थ्रू कर दिया था डिटेल में, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं तरफ आता हूं जिसमें आपको मैं इसमें बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो पहला देखें जी, मेन एप्लीकेंट जाहिर बात अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप मेन जॉब कर रहे हैं, मेन घर के लीडर हैं, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन इसमें भरेंगे। इसमें पहले आपका नाम, पता, सिटी, पोस्टल कोड वगैरह वगैरह। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल। अच्छा, उससे पहले ही लिखा जी को एप्लीकेंट। तो को एप्लीकेंट में अगर आपकी वाइफ जॉब कर रही है और उनकी थोड़ी बहुत क्रेडिट हिस्ट्री, तो इट्स बेटर टू पुट हर इन विद यू। तो उससे ये कि आपका थोड़ा सा सपोर्टिंग एप्लीकेशन बन जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन क्या है देनी है, मंथली रेंट कितना दे रहे हैं आप, व्हाट इज योर टोटल एनुअल हाउस होल्ड इनकम। तो वो मैंने शुरू में बताया था कि जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जी आपकी जो इनकम है वो 101,000 जितनी है उससे कम होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। वेयर वुड यू लाइक टू बाय होम, तो रीजन ऑफ वाटरलू में आप कहीं भी ले सकते हैं, किस्नर, वाटरलू, कैम्ब्रिज टाउनशिप। तो इस वक्त आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि भाई आप कहाँ लेना चाह रहे हैं। बेशक सारों को चेक मार्क कर सकते हैं या किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में जब आपका अप्रूव हो जाए तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं रीजन ऑफ वाटरलू में कहीं भी। कितने बेडरूम का घर जो है आप देख रहे हैं, आपको व्हील चेयर एक्सेस चाहिए, कम्युनिटी सब्सिडाइज हाउसिंग चाहिए, नहीं, मुख्तलिफ सवाल हैं जो कि आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है लिस्ट ऑल द हाउस होल्ड मेंबर्स दैट विल बी लिविंग विद यू इन दैट होम। तो इसमें आपकी वाइफ हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें डालनी है। प्रीटी सिंपल टू फिल आउट। फिर एग्जांपल्स ऑफ इनकम ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे अगला जो आ रहा है उसमें आपने इनकम और एसेट्स अपने डिक्लेयर करने हैं। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई कौन कौन सी किस किस्म की इनकम हो सकती है और कौन कौन से जो है वो एसेट्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है जी। तो मेन एप्लीकेंट आप अपना नाम लिख दिया। सोर्सेस ऑफ इनकम, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जॉब होंगी। अगर आपकी कोई पेंशन वगैरह है तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है वो आप लिख देंगे अपनी एनुअल। उसके बाद जो है वो ये लिखा हुआ है सोशल असिस्टेंस अगर आपको मिल रही है, वरना आपको ब्लैंक छोड़ देंगे। एसेट दैट यू गिव दैट गिव यू इनकम और इंटरेस्ट, कोई ऐसा एसेट जिस पे आपका पैसा बनता हो। अगर नहीं है तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें। RRSP रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने RRSP के लिए रजिस्टर किया हुआ है तो आप इसमें RRSP में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं और उस पर पहले पिछले साल क्या इंटरेस्ट था, अब क्या इंटरेस्ट रेट है, वगैरह वगैरह, ठीक है जी।
GIC अगर आपके कोई बॉन्ड शॉन्ड हैं तो वो आप इसमें लिख सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिल आउट कर सकते हैं। अदर इनकम और एसेट दैट डू नॉट अर्न इंटरेस्ट, ठीक है जी। अदर एसेट्स क्या हो सकते हैं, आपकी गाड़ी वगैरह हो सकती है, ठीक है जी। और कोई चीज़ जिससे आपके पैसे नहीं बन रहे हैं। और फिर उसके बाद सिमिलर चीज़ें जो है वो आपने अपने को एप्लीकेंट के बारे में भरनी है। अगर आपकी वाइफ है तो सेम चीज़ें आप उसमें भरेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जब ये सोर्सेज ऑफ इनकम वाला आप भर लेंगे तो वो आपसे थोड़ा सा सर्वे के लिए पूछा है, भाई आपने इसके बारे में कैसे सुना, वेबसाइट से सुना, रेडियो से, न्यूज़पेपर से, फ्रेंड और फैमिली। अदर में आप अगर आप मेरे से सुन के कर रहे हैं तो आप अदर में यूट्यूब डाल सकते हैं, ठीक है जी। फिर ये आपसे डिक्लेरेशन करवा रहा है कि भाई आप जो भी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं वो आपकी नॉलेज के मुताबिक ठीक इन्फॉर्मेशन है। फिर आप अपना साइन करेंगे और अपने को एप्लीकेंट के साइन करेंगे, ठीक है। और बाकी जो हाउस होल्ड मेंबर अगर वो 16 साल या उससे बड़े हैं उनके भी सिग्नेचर आपको चाहिए होंगे। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म क्या होगा, आप अपनी HR से कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे जी मुझे वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वो आपको एक लेटर हेड दे देंगे कि भाई ये बंदा इस कंपनी में इस डेजिग्नेशन पे इतनी सैलरी के साथ काम कर रहा है और इतने अरसे से काम कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है पे स्टब्स पिछले 8 वीक्स की ऑफ कोर्स आपको हार्ड कॉपीज मिल रही हैं तो आप उसका प्रिंट निकाल के रख लें वगैरह वगैरह। तो वो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे, ठीक है जी। उसके अलावा कोई इनकम है तो उनकी मज़ीद डिटेल्स आप ये गो थ्रू कर सकते हैं। RSP अगर बॉन्ड्स वगैरह हैं तो उनकी भी डिटेल्स आपने अटैच करनी होंगी। फिर ये बैंक वेरिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स है। तो अच्छा, उससे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेयर बाय रिजाइडिंग एट दिस लोकेशन ऑथराइज द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बिलो। बेसिकली आप उनको बता रहे हैं ये जो इन्फॉर्मेशन मैं एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ, अगेन ये मैंने मेरी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये ट्रू है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये काइंड ऑफ आपकी एसेट वेरिफिकेशन है फ्रॉम द बैंक परस्पेक्टिव। तो इसमें आप क्या लिखेंगे जी, आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैलेंस कितना है, अगर कोई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो क्या है, इंटरेस्ट अर्नड इन पास्ट मंथ वो उसमें आप लिख देंगे। डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे, भाई सोर्स क्या है, आपकी सैलरी आपका सोर्स हो सकती है, अमाउंट कितनी है आपके अकाउंट में, और मंथली और वीकली जो है वो कितना डिपॉजिट होता है उसमें, ठीक है जी। इसी तरह बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन अगर आपके अकाउंट से कनेक्टेड है, RSPs अगर आपके अकाउंट से कनेक्टेड है उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये खुद डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं, बस आपको सिग्नेचर जो है यहाँ ऑथराइज्ड सिग्नेचर में बैंक वालों के लेने, ठीक है जी। ये एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज बेसिकली टू बी कंप्लीटेड बाय द एम्प्लॉय। तो आपको खुद ये फॉर्म भरना है, अपना नाम शाम लिखें, जगह का नाम लिखें, जगह का एड्रेस लिखें और फ़ोन नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आप डालेंगे। और फिर ये जो बॉटम वाला सेक्शन है ये एम्प्लॉयर कंप्लीट करेगा आपके लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे इन दी एंड ये सारी जो है एम्प्लॉयर के सिग्नेचर भी इसमें होंगे, ठीक है। और से आपकी HR मैनेजर कर रही है या आपका HR मैनेजर कर रहा है तो वो अपना नाम, अपनी पोजीशन, सिग्नेचर और डेट इस पर डाल देगा। तो आप उनको ये फॉर्म्स दे दिएगा, ठीक है जी। अगर नो इनकम है तो फिर आपको ये फॉर्म फिल आउट करना है। फॉर एग्जांपल आपका को एप्लीकेंट आपकी बीवी हैं तो अगर उनकी कोई इनकम नहीं है तो वो ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। विटनेस में आपको जो है वो कोई भी अपना दोस्त रिश्तेदार जो है वो इसका विटनेस बन सकता है, ठीक है जी। और दैट्स इट। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं अलॉन्ग विद द चेकलिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप जो है ये फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू फिल आउट, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें अटैच करनी इस फॉर्म के साथ वो बहुत नेसेसरी हैं। उससे जो है वो एक दफ़ा मैं फिर गो थ्रू कर लूँ। तो अगर आप शुरू में जाएंगे तो आपको बता देगा कि आपको क्या, मॉर्गेज प्री क्वालिफिकेशन, राइट। अपने बैंक के पास जाएंगे और उनके कहेंगे जी ये मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे प्री क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो आपके एसेट्स, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री एक्सेस करेगा और आपको एक बता देगा कि भाई आप इतनी मॉर्गेज, इतनी घर की वैल्यू का घर ले सकते हैं। फोटो आइडेंटिफिकेशन आपको लेनी है, स्टेटस अगेन PR कार्ड की कॉपी, सिटीजनशिप, पासपोर्ट की कॉपी, प्रूफ ऑफ एज, आपका ID कार्ड हो सकता है, मतलब ड्राइवर्स लाइसेंस अगर आपने पहले यूज़ कर लिया तो फिर हेल्थ कार्ड या किसी और चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ लिविंग, अगेन आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे आपका एड्रेस लिखा होता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं।
बैंक वेरिफिकेशन ऑफ इनकम ऑफ एसेट्स, तो ये इस एप्लीकेशन में मौजूद है, आप बैंक वालों से इसके साइन ले लेंगे। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, अगेन ये इस एप्लीकेशन में मौजूद है, आप इस पे HR वालों से अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करवा के उनके सिग्नेचर ले सकते हैं। इनकम एंड एसेट्स, अगर ये आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है जी, विद दी copies you are providing proofs of income and whatnot as well. Notice of assessment, आपका CRA पे अकाउंट होगा, आप उससे ये डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने पिछले साल का या मोस्ट रीसेंट जो है आपने टैक्स सबमिट करवाया था, ठीक है जी। तो ये था प्रोग्राम, और ये बड़ा यूजफुल प्रोग्राम है और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता, and I'm sure it's going to be very helpful for you guys, and in the end if you guys have any question with regards to this, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ठीक है जी। एक दफ़ा मैं और क्लैरिफाई कर लूँ, ये प्रोग्राम जो है वो सिर्फ अप्लाई होता है रीजन ऑफ वाटरलू के रेजिडेंट्स पे, ठीक है। और आपकी जो मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको एटलीस्ट 1 साल तक रीजन ऑफ वाटरलू का रेजिडेंट होना चाहिए इस प्रोग्राम के एप्लीकेबल होने के लिए, ठीक है। तो अगेन, अगर आपकी सिटी में ये प्रोग्राम, इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप रीजन ऑफ वाटरलू अभी मूव हो जाएं, क्योंकि अगर आप रेंट पे रह रहे हैं 1 साल तक यहाँ रहें और फिर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, एंड यू विल बी एबल टू बाय योर फर्स्ट हाउस विद द डाउन पेमेंट दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय रीजन ऑफ वाटरलू, एंड देन अगेन आपको उसको वापस करने की फिक्र नहीं करनी जब तक आपने घर बेचना नहीं है। 20 साल तक आप घर नहीं बेचेंगे तो आपको वापस करना ही नहीं है। और अगर आप जो है वो घर बेचते हैं 20 साल से पहले, तो अगेन वो जो क्राइटेरिया मैंने जैसे आपको वॉक थ्रू किया था, विच इज़ प्रिटी सिंपल एंड फेयर क्राइटेरिया, उसके तहत जो है वो आप इनको लोन वापस कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो थी एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन भर ली तो अब क्या होगा, ठीक है। तो वो मैंने जब फैक्ट शीट में आपको वॉक थ्रू किया तो उसमें कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है कि जी प्रोग्राम कैसे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन आपने एप्लीकेशन भर ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सबमिट करेंगे उस ईमेल एड्रेस पे। अगर उनको मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो ईमेल के थ्रू आपसे रीच आउट करेंगे या ओवर द फोन कांटेक्ट करेंगे, जी हमें मजीद डिटेल चाहिए, ठीक है। वो सारा सीन हो जाएगा। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होने के करीब होगी, क्या होगा, वाटरलू रीजन जो आपको रीच आउट करेगी और वो कहेगी जी आपके लिए हमने ये ट्रेनिंग सेशन बुक किया है, तो आप आके अटेंड कर लें। तो उसमें आपको उस पूरे प्रोग्राम से दोबारा डिटेल वॉक थ्रू करते हैं बेसिकली, और बताते हैं कि जी कैसे जाके घर ढूंढने, कैसे अप्लाई करें, फिर रीजन ऑफ वाटरलू को कैसे इन्वॉल्व करें होल बाइंग प्रोसेस के दौरान वगैरह वगैरह। तो वो जब आपको वो कॉल आ जाए इंटरव्यू की या मीटिंग की, तो आपको लगेगा भाई या मेरा प्रोसेस बिल्कुल क्लोज है अप्रूव होने के, ठीक है। तो आपको लगेगा जी यस माय प्रोसेस इज वेरी क्लोज टू गेटिंग अप्रूव्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, जब अप्रूवल मिलता है तो अप्रूवल बेसिकली आपको कैसा मिलता है, आपको एक तरह का टेंटेटिव अप्रूवल मिलता है। आपको ईमेल आती है जी टेंटेटिव अप्रूवल है बेस्ड ऑन कि आपको इसके लिए मॉर्गेज मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो जैसे आपको कंफर्मेशन आया टेंटेटिव अप्रूवल की, तो आपको जो है वो फिर अपने लेंडर को रीच आउट करना पड़ता है, ठीक है जी। और उसको कहना पड़ता है कि क्या आप मुझे इतनी अमाउंट अप्रूव होगी, क्या मुझे इसके लिए मॉर्गेज मिलेगी। तो उसके लिए जो है वो आप अगेन एक प्री अप्रूवल लेते हैं, ठीक है जी। और वो प्री अप्रूवल फॉर्म जो है वो आप रीजन ऑफ वाटरलू को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद जी वो कहते हैं, उसके बाद आपकी कंफर्मेशन हो जाती है, कुछ ऐसे बाद आपको कंफर्मेशन की ईमेल आ जाती है कि जी आप कंफर्म्ड, आप एलिजिबल हैं इसके लिए, और ये जो है वो आपको अवेलेबल है। अच्छा, जब अवेलेबल होती है तो आपके पास 90 डेज होते हैं घर लेने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, उन 90 डेज में आपने जो है घर देखना शुरू कर देना है, ठीक है जी। से आपने घर देख लिए, आपको घर पसंद आ गया, आपने घर चूज किया जिसकी वैल्यू थी 400,000। आपने क्या किया जी, आपको ऑलरेडी पता था कि जी ये वाला मॉर्गेज ब्रोकर जो है इसने मुझे प्री अप्रूव किया था, तो इससे जो है वो मुझे मॉर्गेज मिल जाएगी, या कोई भी लेंडर हो सकता है, कोई बैंक भी लेंडर हो सकता है। तो आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो उस घर पे ऑफर देंगे, ठीक है जी। जैसे ही आपकी ऑफर अप्रूव हुई, आप गए उस लेंडर के पास, उसने कहा जी मुझे मॉर्गेज चाहिए। आपने ये रीजन ऑफ वाटरलू की शर्तें फॉलो करनी है कि जी आप उस मॉर्गेज के उसमें जो है जो मॉर्गेज आपको मिल रही है उसमें जो है वो रीजन ऑफ वाटरलू को एज अ सेकंड लेंडर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और जो है बाकी जो है वो आई गेस इसमें लॉयर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप इसमें आई गेस इसमें लॉयर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें अगेन घर बाइंग का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि कानून के मुताबिक पूरी उतर रही हैं। तो उसके बाद जो है आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। आप अपने वो
जब आपने ऑफर दे दिया, आपकी ऑफर एक्सेप्ट होगी, तो जब आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है जी, जो भी क्लोजिंग आपकी लॉयर के साथ सेट हुई है या उनकी दूसरी पार्टी के साथ सेट हुई है, उस क्लोजिंग वाले दिन जो है वो रीजन ऑफ वाटरलू का लॉयर आपके लॉयर के साथ कंसल्ट करके रिक्वायर्ड पार्टी को जो है ये पैसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है जी। तो वो सारी ट्रांजैक्शन एट द सेम डेट ऑफ क्लोजिंग हो जाती है, और जब वो कर देते हैं सारी चीजें, तो फिर रीजन ऑफ वाटरलू आपको बता देता है कि जी हमने इतने पैसे जो हैं वो दे दिए हैं। और अगेन थ्रू आउट द प्रोसेस अगर कोई इन्फॉर्मेशन रीजन ऑफ वाटरलू को चाहिए होती है तो वो आपको रीच आउट करते हैं, आपको उसके लिए बढ़िया करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन है, आप रीजन ऑफ वाटरलू इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम वालों ने, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करके भी इनसे मजीद डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारा प्रोसेस था, मैंने अपना पहला घर इसी के थ्रू लिया था, और फिर मुझे जो है अपना घर जो है वो 1 साल के बाद बेचना पड़ा। उस बेचने का जो है वो मुझे फायदा हुआ, डेफिनेटली फायदा हुआ। ओवरऑल प्रॉपर्टी प्राइसेस एकदम से बम्प कर गई थी, तो मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। और इवन रीजन ऑफ वाटरलू को उनके पैसे वापस करने के बाद, क्योंकि मैंने अपनी क्या कहते हैं मॉर्गेज ब्रोक की थी, उसकी पेनल्टी देने के बाद भी मेरे पास अच्छी खासी अमाउंट जो है वो सेविंग्स में चली गई थी। तो जो है बेसिकली मुझे अपना जो है वो घर बेचने का काफी ज्यादा मैंने बेसिकली अपना घर जो है वो उसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आगे जो है वो घर बाइंग प्रोसेस या होम बाइंग प्रोसेस की भी जो है वो मजीद डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं वॉक थ्रू करूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि जी मैंने अपना पहला घर जो है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजर के लिए। आई मीन अप्लाइंग फॉर दिस अफोर्डेबल होम ओनरशिप प्रोग्राम इज द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स, बट वो जो ओवरऑल प्रोसेस होता है कि जी मॉर्गेज ब्रोकर के पास जाओ, इंश्योरर के पास जाओ, लॉयर बुक करो वगैरह वगैरह, घर की इंश्योरेंस लो, ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप वाइज भी जो है वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह से डिटेल से वॉक थ्रू करूंगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जी घर बाइंग करने का प्रोसेस कैसा होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए अपना पहला घर लेने के लिए, ठीक है जी। बट आई होप कि ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और आपको काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन जो है वो दबाना नहीं भूलना, ठीक है जी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।